Hey guys, my name is Mahin Singh Rathore and I'm from HS Defense and Civil Service Academy. Guys, एज आई प्रॉमिस मैंने आपको बोला था कि आईपीसीसी के बारे में स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी और पीएससी कैंडिडेट, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहेगा क्योंकि आईपीसीसी एक बहुत ही बढ़िया पैनल है। इससे आए दिनों प्री और मेंस में चाहे पीएससी हो या यूपीएससी हो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव और मेंस में लिखने योग्य जितने भी बेस्ट बुलेट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा इस वीडियो को एंड सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए बच्चे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, विथ बेल आइकॉन सब्सक्राइब कीजिए HS डिफेंस एकेडमी को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक व्हाट्सअप, इनमें आप इसको शेयर कीजिए एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन के इस मिशन में आपका एक लाइक एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन साबित होगा। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNEP और WMO की हेल्प से बनाया गया है। सो इसको बहुत ही बुलेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लियर करूँगा और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो गया, ये सब कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर आईपीसीसी से बिलोंग करते हैं क्योंकि आईपीसीसी यहाँ पर इन्वॉल्व है एनी हाउ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मेंस और प्री में देखने को मिलेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसको। सो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है ये आईपीसीसी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु ये संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, यूनाइटेड नेशन का एक निकाय है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था, जिसमें 195 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जिनेवा में स्थित है। ये वन लाइन फैक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य संभावित जोखिमों के साथ अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन को कम करने के नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है आईपीसीसी। हर 5 से 6 वर्ष के बाद में आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस रिपोर्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है गाइस, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ में ध्यान रख कर के बनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन इसको कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ में ध्यान रखती है, ठीक है। तो आईपीसीसी आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचना प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करना है, ठीक है। इसके लिए बढ़िया पॉलिसीज़ बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसी को ध्यान में रख कर के सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं आजकल, ठीक है। सो अनुमानित जलवायु परिवर्तन संभावित जितने भी प्रभाव है और ग्लोबल वार्मिंग संबंधित जोखिम पर आईपीसीसी की रिपोर्ट अक्टूबर में जारी की गई। ग्लोबल वार्मिंग पर ख़ासतौर पर इसका जो है कहीं ना कहीं आकलन किया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। और इसी तरीके से कई रिपोर्ट्स हर 4 से 5 सालों में, कभी 3 सालों में जो है आईपीसीसी प्रस्तुत करता है, जारी करता है। तो अभी हाल फिलहाल में आपको क्लाइमेट पर जो भी इन्होंने रिपोर्ट दी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी रिपोर्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लाइमेट पर इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, इसके बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग पर ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी, ये विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग पर पेरिस समझौते में तय किए गए 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वैज्ञानिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए अधिकृत किया गया था, ठीक है। यानी कि पेरिस समझौते को ध्यान में रख कर के इस रिपोर्ट को पेश किया गया। पेरिस समझौता क्या है, क्वेश्चन ये उठता है। तो पेरिस समझौते का उद्देश्य आप समझ लीजिए कि पेरिस समझौता जब हुआ था तो 2015 के पेरिस समझौते के में घोषित किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि को रोकने के लिए प्रयास करना है
और इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2010 के मुकाबले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को 2030 तक मात्र 20% कम करना है, यह लक्ष्य रखा गया। और वर्ष 2075 तक कुल शून्य उत्सर्जन स्तर का लक्ष्य प्राप्त करना है पेरिस समझौते के तहत। लेकिन आईपीसीसी रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने देखा जाए तो पेरिस समझौते को कहीं ना कहीं टारगेट किया है। उन्होंने ये कहा कि उत्सर्जन को कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करना असंभव है। कुल शून्य उत्सर्जन तब हासिल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी जब कुल उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जंगलों जैसे कि प्राकृतिक अवशेषकों जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, प्राकृतिक तौर पे ऑब्जर्वेशन होता है, उसके द्वारा अवशोषित कर संतुलित करके शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सकता है। तकनीकी हस्तक्षेप के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके भी इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सारी कंट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रही है, तो पेरिस समझौते का उद्देश्य पूरा होना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी। इसी प्रकार यदि उनका कहना है, आईपीसीसी का कहना है कि इसी प्रकार यदि उत्सर्जन की वर्तमान दर यदि बरकरार रही तो ग्लोबल वार्मिंग 2030 से 2052 के बीच 1.5 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगा, ये आईपीसीसी ने कहा। अच्छा, प्लीज़ आप लोगों को फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस ज़रूर नोटिफाई हो जाएं। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एचएस डिफेंस सिविल सर्विस एकेडमी का ही प्लेटफॉर्म है, एचएस डिफेंस एकेडमी। एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको टॉपिक आई होप उसके कंटेंट बहुत अच्छे लग रहे होंगे, सो आई होप इसको आप शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। सो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में जो औद्योगिक युग रहा है ना, जो पहले हमारा जो औद्योगिक युग रहा है, उसके मुकाबले वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। उसकी तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग के मात्र 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण ही हम पहले से ही मौसम में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जैसे समुद्र का बढ़ना है ना, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, आर्कटिक बर्फ़ गायब होती नज़र आ रही है। इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं जिससे पूरा समुद्र स्तर जो है वो बढ़ गया है, पारितंत्र प्रभावित हो गया है। अब आप खुद सोचिए कि 1.5 डिग्री जब हो जाएगा तो क्या होगा। तो आईपीसीसी ने यही कहा है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर अगर पहुंचता है तो वर्षा में वृद्धि होगी, सूखे, बाढ़, इसकी पूरी संरचना में वृद्धि होगी, अधिक गर्म दिन होंगे, ग्रीष्म ऋतु और जो ग्रीष्म लहर होती है वह बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा तीव्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, महासागर की अम्लीयता वो बढ़ जाएगी, लवणता में वृद्धि हो जाएगी। ये सारी समस्या हम लोग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान होता है तो समस्या फेस करनी होगी अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी। फसल की पैदावार में गिरावट होगी, अभूतपूर्व जलवायु अस्थिरता और संवेदनशीलता जो कि 2050 तक गरीबी को भी बढ़ाएगी, कई 100 मिलियन के आंकड़े तक पहुंचा सकती है गरीबी को ये। भारतीय तटों पर समुद्री जल स्तर में प्रति दशक हर 10 साल में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है भारतीय तटों पर भी। मानसून की तीव्रता के साथ हिमखंडों का त्वरित गति से पिघलना देखा गया है। हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का जो कारण है वो यही बन सकता है आने वाले समय में अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी। आईपीसीसी ने अपनी पिछली रिपोर्टों में जो कि पर्यावरण को लेकर के वैश्विक कार्रवाई का आधार बनी थी, मैंने कहा था कि आईपीसीसी की रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड जो वैश्विक कार्रवाई होती हैं, वैश्विक पॉलिसीज़ रहती हैं, उनमें कार्य करती है, उनका एक आधार बनती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आईपीसीसी ने ये कहा कि यदि वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय रहेगी, विनाशकारी हो जाएगी, यानी कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा अगर इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती है तो। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो समुद्री जल स्तर है वो तो बढ़ ही रहा है ना, जिससे छोटे छोटे द्वीपीय देशों
जो निचले तटीय क्षेत्रों में हैं उनके क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र में रहने वाले लोग विशेष रूप से प्रभावित होंगे। तटीय राष्ट्रों और एशियाई और अफ्रीका की कृषि अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ़ तेज़ी से पिघल सकती है, साथ ही कोरल ब्लीचिंग की भी संभावना बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। इससे मानव स्वास्थ्य, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति, आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये एक कारण आईपीसीसी ने बताया है, ये एक प्रभाव आईपीसीसी ने बताया है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस रिपोर्ट में इसके बारे में भी कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका सबसे ज़्यादा असर होगा, ऐसा कहा उन्होंने। वो क्षेत्र है कोलकाता और कराची, यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है या तक बढ़ता है तो भारत को 2015 से भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 2015 में गर्म थपेड़ों से भारत में लगभग 2500 लोगों की जान चली गई थी, तो ये एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर ही देखा जा रहा है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 150 वर्षों में दिल्ली का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 0.7 डिग्री, चेन्नई का 0.6 डिग्री सेल्सियस और कोलकाता का 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के हिसाब से 150 वर्षों में दिल्ली का 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि एवरेजली इतना ज़्यादा सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में जो है तापमान बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और जल आपूर्ति, मानव सुरक्षा और आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को भी दर्शाया गया है। भारत, स्पेशली भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया गया है। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल वार्मिंग समस्या है उसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे हम लोग इस समस्या को कुछ हद तक कम कर सकें। तो 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को रोकने के लिए या कम करने के लिए मानव जनित कार्बन उत्सर्जन गतिविधियों को, जो कि सबसे ज़्यादा परिवहन और औद्योगिक निकायों से होती है, तो इन गतिविधियों में वर्ष 2030 तक वर्ष 2010 के स्तर से 45% की कटौती करनी होगी। साथ ही वर्ष 2050 तक कटौती को 100% तक के स्तर तक ले जाना होगा, यह सुझाव दिया। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण और उपयोग, भूमि उपयोग, शहरी बुनियादी ढांचा, परिवहन, भवन सहित औद्योगिक प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन लाने को कहा आईपीसीसी ने। वर्ष 2100 में यानी कि 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 100 से 1000 गीगाटन के बीच के कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल को हटाना होगा। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ CDR। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल जो है एक टेक्नोलॉजी का समूह है, ठीक है, जो कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े पैमाने पर हटाता है। इसी तरह से तकनीकों में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी, बायोचार और समुद्री निषेचन, ओशियन फर्टिलाइजेशन आदि शामिल है। इन सभी टेक्निक्स के जरिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं और विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचना चाहिए, जबकि विकसित देशों को अपने देश में ऐसी खपत पर रोक लगानी चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बढ़ावा देती हो। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के जो रिमूवल प्रोसेस है या मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सारी समस्याएं कुछ हद तक कम हो सकती है। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने से हम लोग इसको रोक लेते हैं तो क्या होगा? देखो, समुद्री जल स्तर की वृद्धि दर में कमी आएगी, खाद्य उत्पादकता, फसल पैदावार या जल संकट से संबंधित जो समस्या है या स्वास्थ्य संबंधित खतरे और आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में जलवायु से जुड़े खतरों में कमी
आ सकती है, ये आईपीसीसी के अनुसार कहा गया है। आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ़ के पिघलने की दर कमी होगी। इसके अलावा कई और समस्याएं हैं, जैसे कि पूरा पारितंत्र कहीं ना कहीं संरक्षित होगा। बहुत सारी जो प्रजातियां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से पलायन करती हैं, वो पलायन नहीं करेंगी, जिससे उनकी प्रजातियां संरक्षित होंगी। ठीक है, कई पॉल्यूशन रुक जाएंगे, जल प्रदूषण रुक जाएगा, वायु प्रदूषण रुक जाएगा। ठीक है, खाद्य प्रदूषण रुक जाएंगे, मृदा प्रदूषण रुक जाएगा। तो अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से जुड़ करके इस समस्या से मिल करके काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो ख़त्म हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आईपीसीसी ने बहुत सारी स्पेशल रिपोर्ट्स जो है पेश की है, जिनमें से कुछ खास रिपोर्ट जो हैं आपको पढ़ना चाहिए। जस्ट हिंट मैं आपको समझा रहा हूँ। एमिशन सिनेरियोस 2000, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस 2012, एक्सट्रीम इवेंट्स एंड डिज़ास्टर 2012, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2018, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड 2019 और ओशियन क्रायोस्फीयर 2019। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनको आप लोगों को देखना चाहिए, ताकि आपके आईपीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इन मेंस और ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रीलिम्स में, जो यूपीएससी और पीएससी दे रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। बाकी अन्य लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काम आएगा। अब साथ ही साथ इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा एक मोटिवेशन है। सो प्लीज़ एचएस डिफेंस सिविल सर्विस एकेडमी के चैनल एचएस डिफेंस एकेडमी को यूट्यूब पर जा कर के बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सअप, उन पे ज़रूर शेयर करें। कमेंट लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इतना बढ़िया टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं। सो आई होप आप इस पूरी प्रोसेस को समझ पा रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से मेरा जो काम है वो लोगों तक पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन, मेरा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर। जय हिंद।